नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको देहरादून लिए चलते हैं और देहरादून में स्थित भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि आईएमए में अंतिम पग भरते ही 343 नौजवान भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं। इसके साथ ही 12 मित्र देशों के 29 विदेशी कैडेट भी पास आउट हुए हैं। तो श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल शेवेंद्र सिल्वा ने परेड की सलामी ली और परेड से पहले परिसर में सेना और बाहर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। अकादमी के यहां ऐतिहासिक चेटवुड भवन के सामने ही ड्रिल स्क्वायर पर भी सुबह 8 बजे परेड शुरू हुई है और परेड के बाद यहां पीपिंग सेरेमनी आयोजित की गई। इसके बाद देश और विदेश के 372 कैडेट्स अफसर बनकर अपनी सेनाओं की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। इनमें 343 अफसर भारतीय सेना को मिले हैं और आईएमए की स्थापना के बाद अब तक यहां से 65,234 देशों और विदेशों के कैडेट्स पास आउट हो चुके हैं। वहीं आईएमए में यहां आप देखिए अभी तक अपना नाम जो है वो लोग कमा चुके हैं। आईएमए के नाम अब तक 2,914 विदेशी कैडेट्स को ट्रेनिंग देने का गौरव जुड़ गया है। तो देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के समापन सत्र को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया है। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार को बधाई दी है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 3,05 करोड़ रुपए की ये बात हुई है, यानी कि कुल मिलाकर 3.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू के साथ नए उत्तराखंड की अनेक संभावनाओं को तराशने की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़ने और उसके बगैर इको फ्रेंडली तरीके से छोटे राज्य को उद्योग जगत से जोड़ने का उदाहरण विश्व के सामने रखा है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने और क्या कुछ कहा है वो देख लीजिए। सोच रहा था क्या होगा इस श्रमिक भाइयों का। इतने दिन तक रास्ते नहीं निकलते थे और बीच में एक के बाद एक व्यवधान आते थे, मगर बड़े धैर्य पूर्वक अंदर उनका मोरल बूस्टिंग करने के प्रयासों सहित मैं बारीकी से देख रहा था पूरी चीज को। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसको मॉनिटर भी कर रहे थे, मगर इसका एग्जीक्यूशन धामी जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया और कई बार वो उत्तराखंड की जनता को स्थान पर जाकर संबोधित भी किए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और आत्मविश्वास जो था वो बहुत बड़ी बात है, एक नेतृत्व के लिए बहुत बड़ा प्रमाण है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस सफल रेस्क्यू के लिए उत्तराखंड सरकार और विशेष कर श्री धामी जी को। अटल जी ने उत्तराखंड की स्थापना करी, उसके पीछे उद्देश्य था कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के विकास को निग्लेक्शन का अनुभव होता था, विकास हो नहीं पाता था। और 2 दशक के सफर के बाद आज मैं कह सकता हूं कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था, मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा है और अब मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज यहां पर डेस्टिनेशन उत्तराखंड के नाम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई। 2 दिन की समिट में 3.5 लाख करोड़ के एमओयू हुए और आज कई प्रकार की नई शुरुआत उत्तराखंड के अंदर अनंत संभावनाओं को खोलने वाली शुरू हुई है। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत का विकास जो ये 1 दशक में हुआ है, वो 1 दशक में पूरी दुनिया चकाचौंध हो जाए, इस प्रकार से हरेक क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा है। हल्द्वानी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही यहां पर जन कल्याणकारी योजनाओं का लोगों ने लाभ भी लिया है, और लेकिन किस तरह से लिया इसकी अपील भी की गई। वहीं बीते दिनों साउथ अफ्रीका के गाना में यहां संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की बैठक में प्रतिभाग करके पहुंचे अजय भट्ट ने कहा कि 9 देशों के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। ये नैनीताल, उधम सिंह नगर
और इसके क्षेत्र के लोगों के लिए भी गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व में अपनी अलग जगह बना रहा है और हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है, तब से हम हर जगह पर मजबूती के शिखर को छू रहे हैं और आने वाले समय में भी भारत देश नई ऊंचाइयों को छुएगा। संयुक्त राष्ट्र की जो हमारी, मैंने ये मफलर भी उसी का पहना है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन, ये मैंने वहीं का, ये हमको मिला है, ये हमारा है, इधर इंडिया लिखा है भारत का। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ और नैनीताल क्षेत्र और ऊधम सिंह नगर क्षेत्र दोनों जिलों की जनता की मैं बहुत ज़्यादा हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे चुन के भेजा, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी टीम में लिया और उसके बाद भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर मिला है। ये कोई छोटी बात नहीं होती है और मुश्किल से 9 देशों को लिखा हुआ था, उसमें से भी 6-7 देशों को मौका मिल पाया, जबकि एक बहुत बड़ी संख्या में देश वहाँ उपस्थित थे। 84-85 देश तो उपस्थित वहीं पर थे, बाकी आने में थे लगातार। तो इस तरह से उसमें हमको बोलने का अवसर मिलना, भारत को बोलने का अवसर मिलना और उसका प्रतिनिधित्व मुझे करना। जो हमारी टीम गई थी उसमें हमारे सेक्रेटरी थे और हमारे जो यूएनडीपी का पूरा काम देखते हैं उसके कई लोग थे, हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के लोग थे, हमारे होम सेक्रेटरी सेक्रेटरीट के लोग थे। तो उसमें उनका नेतृत्व करके पूरी दुनिया के सामने भारत के कॉन्सेप्ट को जो हम कर रहे हैं उसको बताना कि कितने पीस कीपिंग में हमारे लोग लगे हैं। कम लोगों को पता है कि जब से यह अभियान प्रारंभ हुआ हमने 2,75,000 अपने जवानों को, अपने अधिकारियों को पीस कीपिंग के लिए भेजा है, जिसमें से 170 लोगों ने सर्वोच्च बलिदान दे दिया है विभिन्न देशों में सुरक्षा करते समय। तो इस तरह से महिलाओं में भी पहली बार हमारी पीस कीपर्स, हमारी बहनें गई हैं, हमारे जवान के रूप में गए हैं, जो पूरी महिलाओं का बटालियन है। पूरे विश्व में हम किस तरह से दुनिया के प्रति भी अपनी प्रतिबद्धता शांति सेना के रूप में निभा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बारे में पूरी दुनिया को भारत का दृष्टिकोण रखने का मौका मुझे मिला, जिसमें मैं अपने को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। गांव घरों से, गरीबी से जाके, बेलचा लगा के, लकड़ी उठाकर हम लोग पत्थर तोड़ के इस तरह से आज इतनी बड़ी जगह पर बोलने का अवसर मिला। ये सौभाग्य ही है तो और क्या है कि मोदी जी की कृपा है कि उसके लिए नैनीताल ऊधम सिंह नगर के सांसद को ही भेजा, मुझे जाके पूरे देश का प्रतिनिधित्व करना पड़ा। पूरी क्षेत्र का आभार, प्रधानमंत्री जी का आभार। उत्तराखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से कई अस्पतालों को पीपी मोड में ही संचालित करने जा रही है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि सरकार को स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, हरवाला, देहरादून स्थित 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल, हल्द्वानी स्थित 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के साथ ही हरिद्वार स्थित यहां 200 बेड के SMHS की बात तो नहीं हो रही है, लेकिन MCH सेंटर है ये, जो लीज ऑन एंड ट्रांसफर मॉडल पर निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित करने का निश्चय किया है। हमारे पास 4, जैसे मैंने बताया, 4 हमारे रेडी टू इन्वेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो कैंसर हॉस्पिटल है हरावाला में, दूसरा हमारा हल्द्वानी में मोती नगर में 200 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तीसरा हमारा हरिद्वार में मैटरनल एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है और हमारा हरिद्वार मेडिकल कॉलेज है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का 70% काम हो गया है, बाकी ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट। तो ये रेडी टू इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। लीज ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल में हम लोग जो है पीपीपी मोड के तहत इन प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इसी का मैंने आपको बताया कि लगभग 2000 करोड़ के आसपास MOU हुए हैं, लेकिन ये इन्वेस्टर समिट से पहले हो गया था। लेकिन आज जो बड़ी उपलब्धि है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप ने कमिटमेंट दिया है कि पूरे
उत्तराखंड स्टेट में, चाहे वो पहाड़ का जिला हो या प्लेन का जिला हो, सभी जगह वो मेडिकल कॉलेज बनाने में पीपीपी मोड के माध्यम से वो सामने आए। देहरादून के प्रेमनगर स्थित यहां आईएमए में आयोजित हुई कैडेट्स पास आउट जो परेड है, इसमें बिन पास आउट के पहुंचे एक बहरूपिया को मिलिट्री इंटेलिजेंस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और पकड़े गए युवक के अनुसार वे सीडीएस की तैयारी कर रहा है और परेड देखने का इच्छुक था और आईएमए में यहां नवयुवकों को सेना में कमिश्नर देने की आयोजित जो एक कार्यक्रम यहां पर रखा गया था उसे देखने के लिए पहुंचा था। पीओपी परेड के संचालन के दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस को एक संदिग्ध देखा है और यहां पर जब उन्हें दिखा है उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की, जिसकी चेकिंग करने के दौरान एमआई को युवक के पास परेड के लिए कोई भी आधिकारिक पास नहीं मिला है, जिसके बाद एमआई द्वारा इस युवक को अपनी हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ शुरू कर दी गई। उसी के साथ आपको बताते चले कि लगातार आप देखिए एमओयू तो यहाँ पर साइन हो ही रहे हैं लगातार, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए उत्तराखंड के अंदर किस तरह से अब विकास को लेकर काम चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के 77वें जन्मदिवस के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में उनके दीर्घायु की कामना करते हुए देहरादून के नालापानी स्थित यहाँ कुष्ठ रोगी आश्रम में रोगियों को कंबल और फल वितरित किए हैं। करण माहरा ने कहा कि यहां सोनिया गांधी की प्रेरणा से ही नागरिकों को कांग्रेस के कार्यकाल में मनरेगा, शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है और नए कानूनों ने लोगों को सशक्त बनाया है। तो वर्तमान सरकार की प्राथमिकता यहां केवल मोदी जी को सशक्त करने की है, वहीं सोनिया गांधी जी ने यहां सदैव देश के नागरिकों को सशक्त करने की प्राथमिकता से यहां पर काम किया है। सोनिया का यहाँ पर जो साहस है, समर्पण है और साथ ही साथ करुणा और ममता सभी लोगों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। गांधी जी का बहुत बड़ा दिल है, जो त्याग की मूर्ति के रूप में प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठुकराती हो और बहादुर इतनी कि अपने पति के बम से उड़े हुए अंगों को देखने के बाद भी अपने बेटे को और अपनी बेटी को जनता की सेवा में लगा रही हो, तो ऐसी महान उस महिला का आज जन्मदिन है। तो आज हमने यहाँ देहरादून में कुछ आश्रम में हम लोग आए हैं। ये लोग लाचार हैं, परिवारों से दूर हैं और जैसा मेरी जानकारी है मदर टेरेसा यहाँ आई, उसके बाद कांग्रेस ने कुछ यहाँ काम किया, लेकिन बहुत इस समय स्थिति खराब है। जो उनके इस कुछ आश्रम को चलाते थे, दोनों जो लोग थे वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। आज ये बहुत तंग हालात में है, परेशान है। केवल 1400-1500 रुपये इन लोगों को पेंशन मिलती है, उससे इनका भरण पोषण करता है। तो मैं आया इसलिए कि कुछ और लोग भी देखें और देखने से असर पड़े और लोग भी यहाँ मदद करने आए, ताकि इन लोगों का जीवन जो है अच्छे से कट सके। क्योंकि प्रभु की मार ही कहूँगा, मालिक की मार कहूँगा कि आज इन लोगों की ऐसी हालत है कि अपने परिवारों के साथ नहीं है। तो ईश्वर करे इन लोगों का जीवन भी अच्छे से कटे और लोग इनकी मदद करने के लिए आगे हैं। और सोनिया जी के जन्मदिन के दिन हमने यही करने की सोची। महानगर काशीपुर महिला कांग्रेस द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन सर्वधर्म स्वभाव के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर यहां सुंदरकांड का आयोजन भी किया गया और इस दौरान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई महिलाओं ने अपने अपने धर्म के अनुसार यहां प्रार्थना कर सोनिया गांधी की दीर्घायु की कामना की है। इस अवसर पर महानगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूजा सिंह ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरह सोनिया गांधी भी सभी धर्मों का समान भाव से सम्मान करती है और आज जहां उनके जन्मदिन का दिन है, इस पर सर्वधर्म संभव के साथ यहां पर उनके दीर्घायु के लिए प्रार्थना की गई। आज हम महिला कांग्रेस बैनर के अंतर्गत हम सभी महिलाएं एकत्रित हुई हैं। बहुत खुशी का माहौल है यहाँ पर, क्योंकि एक तो मैम का जन्मदिन है और साथ ही साथ जैसे हमने मैम का एक रूप देखा है, एक स्त्री का रूप देखा है जिसमें समर्पण है, सहनशीलता है और एक देश को एकजुट लेकर चलने की जो उनके अंदर भावना है, यही सारी भावनाएं हम महिलाएं यहाँ पर लेकर एक संकल्प लेकर चलने का हमने एक संकल्प लिया है, जिसके अंतर्गत हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी महिलाओं को एक साथ एकत्रित करके हमने उनके लिए एक प्रार्थना करी है, देश के लिए प्रार्थना करी है। मैडम के उज्जवल भविष्य और स्वस्थ आयु, दीर्घ आयु की कामना करते हुए आज हमने एक यहाँ पर प्रोग्राम रखा है और मैम के लिए एक छोटा सा केक हम सब महिलाओं ने लाए हैं और इस मिठास के साथ
हम नए साल का आगाज करते हुए पूरे देश को ये शुभकामनाएं देते हैं कि जैसे इस केक की मिठास है, ऐसे ही हमारे देश में भाईचारे और प्रेम की मिठास भी सदा ही बनी रहे। महानगर महिला काशीपुर के बैनर पर यूपीए की पूर्व चेयरपर्सन और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के 77वें जन्मदिन को हम आज एक अलग रूप से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने इसको एक धार्मिक आयोजन के रूप में बनाने का संकल्प लिया है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में महिला कांग्रेस की बहनें इसको कौमी एकता के रूप में बनाने का भी हम लोगों का आज की योजना है। इस पे हमारी जो क्रिश्चियन समाज की बहनें हैं वो भी प्रेयर के माध्यम से, मुस्लिम समाज की बहनें कुरान की आयत पढ़ के, और हमारे सिख समाज की जो बहनें हैं वो शबद बाणी के द्वारा, और हिंदू धर्म की तरफ से हम लोग सुंदरकांड का जो हमने आयोजन किया है, हमने यह देने का मैसेज किया है जो कांग्रेस की विचारधारा है कौमी एकता की, उसको बनाए रखने के लिए, उसके रास्ते पर चलने के लिए आज हम लोग सोनिया गांधी जी के जन्मदिन पे ये प्रण भी लेते हैं। और साथ ही साथ तेलंगाना में जिस तरीके से कांग्रेस की शानदार जीत हुई है, कांग्रेस ने वहाँ पर क्लीन स्वीप किया है, इसके उपलक्ष्य में भी आज केक काट के हम सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं। और 2024 के इलेक्शन के लिए भी महिला कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, चुनावों की तैयार। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि हमारी नेता वो त्याग की देवी हैं, जिन्होंने अपनों को तो जाते हुए देखा ही, बलिदान होते हुए देखा ही, लेकिन बड़ी निडरता और निर्भीकता से अपने पूरे परिवार को देश के प्रति लगा दिया सेवा में, और खुद भी बड़ी निडरता से वो लगी हुई हैं। मैं आज यही कहना चाहती हूँ कि उनके जैसी त्याग, सहनशीलता जो एक भारतीय महिला में के गुण हैं, खास तौर से वो सब हमारी नेत्री के अंदर हैं। और इसीलिए ईश्वर से मेरी ये विनम्र प्रार्थना है कि उनका स्वास्थ्य सर्वप्रथम उत्तम रहे, और इसी प्रकार से हम उनके निर्देशन में काम करते रहें। ईश्वर उनको दीर्घायु करें, और कांग्रेस पार्टी उनके आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़े और विजय। रामनगर में हमलावर बाघ को पकड़ने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कार्बेट पार्क के ही ढेला झिरना पर्यटन जोन को बंद कर अपना रोष जता दिया है। इस दौरान ग्रामीण और अधिकारियों के बीच में हुई तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। जब ग्रामीणों ने यहां पर अपनी बात नहीं मानी है या वो नहीं मान रहे थे, तो रास्ते में पार्क प्रशासन ने सफारी पूरी तरह से आप देखिए किस तरह से शुरू करवाई है। और आपको ये भी बताते चलें कि 3 दिन पूर्व ग्राम कारगिल पटरानी निवासी 32 वर्षीय अनीता देवी पर एक बाघ ने हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था, और घटना के बाद इस गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं ग्रामीण जहां एक और अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो वहीं स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बाघ का डर सता रहा है। हालांकि कार्बेट प्रशासन द्वारा बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए व्यवस्था की गई है, और इसके अलावा भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों के आतंक से जंगली जानवरों की वजह से काफी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी। और अब आप देखिए अपनी मांगों को लेकर स्थानीय लोग किस तरह से सड़कों पर उतर आए हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन की तरफ से किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। जैसे हम आज बैठे थे, आपने देखा ही होगा कि कॉर्पोरेट प्रशासन का हमारे प्रति क्या रुख रहा है। उनके हमारे साथ कोई भी सहानुभूति नहीं है और कोई भी आश्वासन नहीं है, ना लिखित तौर पे और ना ही मौखिक तौर पे। जैसे महिलाओं पे और नागरिकों पे ऐसे बाघ के हमले हो रहे हैं। जब से रेस्क्यू सेंटर बना है पोखरा रेंज के पास में कॉर्बेट के अंदर, तब से वहाँ पे बाघों को लाया जाता है, उसका ट्रीटमेंट करके उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जानवरों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है नागरिकों पे हमला करने के लिए। और जैसे हमारी मांगे है कि उस बाघ को तुरंत रेस्क्यू किया जाए और उसे रेस्क्यू सेंटर में रखा जाए, क्योंकि उससे अगर कहीं और जाकर छोड़ेंगे तो भी परेशानियां होंगी। और जो हमारा गांव है पटरानी और जितने भी वन ग्राम है सभी की वारकेटिंग हो, और जो बच्चे ढेला स्कूल आते हैं पटरानी से और जो रोड है उसके आसपास भी वारकेटिंग हो, ताकि बच्चों की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा सबसे अहम है। और इंसान की कीमत सबसे ज्यादा है जानवर की कीमत से, और मानव जीवन अनमोल है। ये धरना तब तक चलेगा जब तक ये बाघ का रेस्क्यू नहीं हो जाता और हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। मेरा नाम रेखा बाराकोटी। असल में जो वन के अधिकारी थे, डिटेक्टर वो आए थे, उन्होंने कहा कि हमने जो आदमखोर बाघ है इसकी जांच के लिए हमने भेजा हुआ है हैदराबाद। उसके बाद जो भी रिपोर्ट कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो पूरी तरह सक्षम नहीं बोले कि हमारे कुछ पहलू हमारे बस का नहीं है, वो उच्च अधिकारी करेंगे करके। तो हमने ये कहा कि हम जब तक ये समाधान नहीं निकलता
अगर 5 दिन का टाइम दे रखा है, 14 तारीख को हम लोग फिर धरने पे यहीं बैठेंगे, इसी गेट पे बैठेंगे। चोर रास्ता है वहाँ पर, चोर रास्ते पे ही बैठेंगे हम लोग, दोनों रास्ते बंद करेंगे, इधर का भी और चोर रास्ता दोनों बंद करेंगे। मेरा नाम मनिंदर सिंह है। हम डिस्ट्रिक्ट अशोकनगर है, ग्वालियर के पास जी, ग्वालियर रीजन में आता है वो। कुछ भी जी, हमको पता लगा कि हमारे ड्राइवर से कि ऐसा कुछ किसी लेडीज को टाइगर ने मार दिया है, इसलिए कुछ ग्रामीण आसपास के इकट्ठे हुए हैं कि इसके लिए कि हमें जो भी मुआवजा या जो भी दिया जाए। तो हम लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हाँ बिल्कुल हताश हैं, बिल्कुल मन में वो रह गया कि भाई इतनी दूर से आए हम 1000 किलोमीटर से और हम अंदर पार्क में नहीं जा पाए। यहाँ पे अभी जाके हमने ग्रामवासियों से बात किया है, उनका जो भी डिमांड्स था उसको हम सुने, जो भी हमारे सर से हो सकता है, जैसे कि वहाँ पे सोलर फेंसिंग बढ़ाने के लिए बात हुई थी और जैसे कि उनके साथ पेट्रोलिंग करने की बात हुई थी, वो सब बात हमने स्वीकार किया है। हमने हमारे स्टाफ को भी आदेशित कर दिया है कि जैसे ही जल्दी से जल्दी यहाँ पे इनका सोलर फेंसिंग ठीक करा दिया जाए और इनके साथ रोज नाइट में जो पेट्रोलिंग होता है वो ग्रामवासियों भी हमको आश्वासन दिया है कि वो भी हमारे साथ चलेंगे, तो उनके साथ हम पेट्रोलिंग भी कर लेंगे और ताकि यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी का ये बन रहा है, बाघ का जो खतरा बन रहा है, उसको हम ग्रामवासियों के साथ मिलकर इसमें काम करेंगे। ये यहाँ पे इनका डिमांड था कि इसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसका प्रक्रिया चल रहा है। इसके लिए सैंपल हमने सीसीएम भी भेजा हुआ है, उसमें जो भी निष्कर्ष आता है, उसमें जो लास्ट में आता है डिसीजन, वो उस तरह से लिया जाएगा और जैसे अगर कुछ डिसीजन आता है कि इसको रेस्क्यू करना है, तो हम जल्दी से जल्दी इसको रेस्क्यू भी कर लेंगे। वो वही ये वाला गेट, वो आगे वाला जो हमारा गेट है उसको बंद किया गया था, तो हमने हमारे स्टाफ को ये आगे से लेते हुए स्टाफ उनको आगे से छोड़ दिया है। तो अभी हमारे टूरिस्ट जोन आज खुला है, तो वो देला और चिन्ना भी गए हैं। चमोली के जोशीमठ के ओली में यहां उस समय एक कार खाई बिगड़ गई जब कार चालक की नियंत्रण से बाहर हो गई है और सड़क थोड़ी सी बाहर निकल गई और उसके बाद हादसे का शिकार हो गई। इस दौरान चालक द्वारा एक ट्रक से भी रस्सा बांधकर खींचकर सड़क में लाने का प्रयास किया गया, लेकिन इस दौरान आप देखिए किस तरह से ये प्रयास भी असफल रहा। हालांकि इस हादसे में किसी की हताहत होने की फिलहाल खबर तो नहीं है, लेकिन इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। तो रुड़की में ठेकेदारों ने लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर रही यहां कॉन्ट्रैक्टर्स ने लोक निर्माण विभाग में 8 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा दिया है। इस दौरान यहां कॉन्ट्रैक्टर्स ने टेंडर्स को निरस्त करने की मांग कर दी और आरोप था कि जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को विभाग द्वारा टेंडर दिए गए हैं उनका पीडब्ल्यूडी में रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। ना तो ये हमारे टेंडर दे रहे हैं, जो हमारे टेंडर पड़े हैं, एफडीआर पड़ी है, डीडीआर पड़े हैं, ना तो ये हमारा वो दे रहे हैं कुछ भी, और इसीलिए हमने यहाँ से वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उल्टे हमारे पे ही रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। कितने करोड़ के टेंडर थे, इसमें घोटाला क्या है? ये करीबन 8 करोड़ के टेंडर हुए हैं और इनमें सिर्फ इन्होंने अपने क्षेत्रों को 15 आदमियों को टेंडर दिए हैं, एस्टीमेट रेट पर टेंडर दिए हैं इन्होंने, कोई कंपटीशन नहीं आया इनमें। जो इन्होंने डलवा रखे थे वही टेंडर खोले इन्होंने, बाकी टेंडर सब गमन कर लिया इन्होंने। घोटाले का हाँ मिली भगत से क्या सकती, ये इसका सचिव का फोन आ रहा था, इसका मुख्यमंत्री का फोन आ रहा था, इसका फलाना का फोन आ रहा था, देगड़े का फोन आ रहा था, इस तरह करके टेंडर खोल दिया। घोटाले के जो आरोप, घोटाला इन पर जिन्हें टेंडर दिए गए इन सब पैसे बटले करे जाएंगे, उन्हें जेब में गिरेंगे। अभी आपने आरोप लगाया जो यहाँ कौन है वो लोग? नहीं, पीडब्ल्यूडी के तो कुछ ठेकेदार तो बाहर के हैं जो इनके सेटिंग के काम देते हैं। सारा रिकॉर्ड निकाल के दिखवा लो, यहाँ से सारा रिकॉर्ड निकलवाओ इनका, और देखो उन आदमियों के नाम से कोई भी टेंडर कंपटीशन में नहीं पड़ा हुआ होगा। जो अधिकारियों ने दे रखे हैं उन्होंने 2-2 ही टेंडर पड़े हुए होंगे, उनमें 2-2 वाले ही टेंडरों के काम होंगे उनमें। आप पे जो मारपीट का आरोप लगाया उन पे क्या करें? जो मैं अंदर बैठा हुआ था, वहीं से मैं भी अंदर बैठा हुआ था, वहाँ कोई मारपीट नहीं हुई है। वो अपना टेंडर मांग रहा था और कैमरे लगे हुए हैं, कमरे में कैमरे लगे हुए हैं, एक्शन के कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग चलती है
उसके बावजूद उसको खोल कर देख लो, वहाँ कोई मारपीट नहीं हुई। अभी आपने कहा जो त्यागी जी ने टेंडर दिए हैं वो जिसको टेंडर किए गए हैं सारे ये चल रहा त्यागियों के चल रहे हैं, शिव कुमार त्यागी है लड़का, कोई सारी जितने यहाँ आराना वगैरह काम चल रहे हैं सारे त्यागियों के चल रहे हैं। यानी कि आप लोगों को जो यहाँ के ठेकेदारों को नजरअंदाज ठेकेदारों को नजरअंदाज किया जाता है, अंदर अंदर पैसे लेते हैं, काम दिए जाते हैं, छुट्टी। हाँ, बिना रजिस्ट्रेशन वालों को काम चढ़ा रखा। इन 16 टेंडरों में एक तो बिना उसका रजिस्ट्रेशन नहीं अगस्त में खत्म हो गया, उसमें टेंडर दिया गया है, सब चढ़ाया, खोल के देख लो। कितना टेंडर किया गया? मेरे ख्याल से 25-30 लाख का कम दिया गया। हम कभी ठेकेदार कभी मुकदमा वगैरह नहीं चाहते, लेकिन ये सोनू त्यागी द्वारा हमारे पास झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया। ये मुकदमा कुछ नहीं है, ना लड़ाई तोड़ फोड़ भ्रष्टाचार कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। ये लोग अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं और हम आपस के ठेकेदारों को दो फाड़ कर रहे हैं। अरे भाई, हम लोग को भी यही ठेकेदार उनको भी यही करनी है, हम किसी ठेकेदार के खिलाफ नहीं है, कुछ नहीं है हमारा। देखो, हम इस चीज के लिए हाईकोर्ट भी चले गए हैं, हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, ठीक है। हम तो चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को सजा मिले। 8 करोड़ के टेंडरों का घोटाला है और ये धमकी भी दे रहे हैं, ठेकेदारों द्वारा धमकी भी दी जा रही है कि तुम बैठ जाओ तो तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम्हारा कैरियर खराब हो जाएगा। सोनू त्यागी जी के ये शब्द है कि मैं इनका नाम इनको ठेकेदारी करनी सिखा दूंगा, वो मेरे का जीवन बर्बाद कर दूंगा। बताइए, ये शब्द है, ये कहने के शब्द है उनके सोनू त्यागी जी के। एक सहायक अभियंता इतनी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए ठेकेदारों में दो फाड़ के, तो वो सोनू त्यागी जी कर रहे हैं सारे। किस तरह का बेनिफिट लेना चाहते हैं दो फाड़ करके? भैया, इनका भ्रष्टाचार छिप जाएगा। भाई, 8 करोड़ का भ्रष्टाचार आप कम समझ रहे हैं। ये जो 8 करोड़ के टेंडर हुए टोटल सब भ्रष्टाचार के, सब भ्रष्टाचार। एक बार बताइए, 7 टेंडर डले, 2 टेंडर कैसे खोल रहे? मुझे ये बताइए, क्या कोई भी क्वालिफाइड ठेकेदार नहीं है? ये नए ठेकेदार यहाँ पर भी, इनमें से कोई यहाँ का सिर्फ 4-5 ठेकेदार है, बाकी सब बाहर के ठेकेदार है। क्या इनको ही करना टेंडर मिलते रहेंगे? और ये कह रहे हैं कि एक जियो ला रहे हैं हम 28 तारीख में एक जियो आया है, उसके अनुसार की अगर टेंडर प्रक्रिया खुल गई तो निरस्त नहीं होगी। तो ऐसे तो सारे ठेकेदार बेकार हो जाएंगे, अधिकारी अपने अपने आदमी को काम देके कहते हैं टेंडर निरस्त नहीं होगी, भ्रष्टाचार इनका बढ़ जाएगा। नहीं बताया गया कि किसी ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, उसको भी टेंडर दे दिया। हाँ, उसको भी टेंडर दे रखे, तो उन्हें सपोर्ट भी लगा रखी, और एक ठेकेदार की तो मशीन नहीं, उसमें कंडीशन लगा रखी है। हम ये कहते हैं ठीक है, आप करो, सही करो, भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हो आप? इसमें कहीं ना कहीं देखो सभी का लिप्त है, इसमें जो विभाग है सारा का सारा लिप्त है भ्रष्टाचार को छिपाने के। क्योंकि 8 करोड़ देखिए कितना बैठता है। सरकार ये कहती है भाई भ्रष्टाचार खत्म करो, कहाँ हो रहा है भ्रष्टाचार? ये बढ़ रहा है। और तो इसमें कौन कौन लिखता है? इसमें जो मेन कड़ी है सोनू त्यागी, जितना भी है जितना करा सोनू त्यागी जी के द्वारा किया जा रहा है वही है। और उन्होंने ही हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया, जिससे ये दबाव में आ जाए और अपना कि ये जो गलत शिकायत कर रहे हैं हमने, क्योंकि शिकायत मुख्यमंत्री को, चीफ इंजीनियर को, HOD को, DM को और SDM को और इनके विभाग को भी इसकी सूचना हमने 2 तारीख में दे दी थी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।